जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, शाह का दांव पड़ा उल्टा, नया ट्विस्ट, जीत गए राहुल। ममता के साथ खेलकर बीजेपी ने अपने ही पैर पे मारी कुल्हाड़ी। राहुल ने देखिए कैसे मारी बाजी। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी हार चुनाव हारने से नहीं होती है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब आपका दांव आपके दुश्मन को ही ताकतवर बना दे। और अमित शाह साहब से वही गलती संभवतः हो गई है। तो क्या बंगाल से लेकर बिहार और तमिलनाडु तक राजनीति का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने ममता के साथ खेल करते करते अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? पड़ेगा अब भारी। दोस्तों, आज आंकड़ों, इतिहास, मौजूदा सियासी घटनाक्रम, इनके जरिए हम समझेंगे आखिर क्यों कहा जा रहा है शाह का दांव राहुल के नाम। ममता के साथ खेल पड़ने जा रहा है भारी। बीजेपी की शुरू उल्टी गिनती। लास्ट तक बने रहिए, आपको बताते हैं द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। देश की स्थिति क्या है आप बेहतर जानते हैं। युवा नाराज है, जवान, किसान, महिलाएं, हाहाकार मचा है, पेपर लीक हो रहे हैं। 12 साल मोदी सरकार को आज हो गया है। एंटी इनकम्बेंसी, जितने वादे किए वो सारे वादे आज तक, महंगाई चरम पर है। दोस्तों, कहते हैं वक्त किसी का नहीं। याद कीजिए ममता बनर्जी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कांग्रेस तो बची ही नहीं, उसे सीटें देने का मतलब ही क्या है? कांग्रेस को सीट देना मतलब नुकसान करना। आज वही ममता बनर्जी सोनिया गांधी की चौखट पर हैं। साउथ के दिग्गज एमके स्टालिन कांग्रेस को एक सीट भी ज्यादा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज एक नए खिलाड़ी के आगे उनकी पार्टी धराशायी हो गई है। उधर तेजस्वी यादव की राजद, जो कि अर्श से फर्श पर पड़ी हुई है। दोस्तों, एक एक करके इंडिया अलायंस के दिग्गज अपनी अपनी जमीन गंवाते जा रहे हैं। यह देखकर अगर आपको लगता है कि कांग्रेस परेशान होगी, तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के लिए तो यह अच्छे संकेत है, और तभी तो कह रहे हैं ये बीजेपी के लिए, बीजेपी का खेल उसी पर भारी पड़ गया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी जैसे हो गई। दोस्तों, केंद्र सरकार अपना रुतबा, अपना पावर, अपना दमखम दिखाकर अगर ये सोच रही है कि हमने विपक्ष को खत्म कर दिया, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। अब देखिए ना, अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी पार्टियों के साथ क्या हाल बीजेपी ने किया। इस्तेमाल करो, विश्वास करो। किस तरह से फायदा उठाने के बाद बीजेपी ने कहीं का नहीं छोड़ा। वो तो नाराज खैर है ही है, लेकिन अब उल्टी गिनती मानो शुरू हो गई है। दोस्तों, शुरुआत ममता बनर्जी से करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक समय कांग्रेस वामपंथियों की सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। 1970 और 1980 के दशक में कांग्रेस का वोट शेयर 25 से 20% के बीच रहता था। 1972 में तो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर से निकली ममता बनर्जी ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई। धीरे धीरे कांग्रेस का पूरा एंटी लेफ्ट वोट बैंक अपने साथ ममता बनर्जी ने ले लिया। दोस्तों, 2001 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 8.7% वोट मिले, जबकि टीएमसी तेजी से बढ़ी। 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिरा दी, और बंगाल की राजनीति पूरी तरह टीएमसी बनाम बाकी दलों तक सिमट के रह गई। कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिरता गया, और 2021 विधानसभा चुनाव में वह सिर्फ 2.94% पर सिमट गया। लेकिन 2024 के बाद हालात बदलने लगे। भाजपा के उभार, भ्रष्टाचार के आरोपों, शिक्षक भर्ती घोटाले, लगातार छात्रों की नाराजगी, पेपर लीक, संगठनात्मक चुनौतियों ने टीएमसी की एक तरह से चमक दमक फीकी करी। केंद्र सरकार ने तो भद पिटवाई। 2026 आते आते ममता इतनी कमजोर हो गई कि सरकार भी चली गई, पार्टी भी अलग अलग हिस्सों में बंट गई। पहले विधायक गए, अब सांसद गए। ऐसे ऐसे के जाने का दावा हो रहा है जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन हाँ, सामने बीजेपी है, कौन टिक पाएगा? या तो उधर जाइए या फिर खत्म हो जाइए। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस में विलय का ऑफर दे डाला है। यानी जहां से निकली थी वापस वहीं आ गई। जिस तरह उन्होंने कांग्रेस की जगह ली थी, उसी तरह उनकी पार्टी भी दबाव में है। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में कांग्रेस फिर खड़ी हो सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु का उदाहरण भी लिया जा सकता है। वैसे आज की पीढ़ी अधिकतर वो तो भूल ही गई होगी कि कभी तमिलनाडु में
कांग्रेस का दबदबा भी रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु का उदाहरण भी लिया जा सकता है। वैसे आज की पीढ़ी तो शायद भूल ही गई है कि कभी कांग्रेस ही यहां की सबसे बड़ी पार्टी थी। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा तमिलनाडु में रहा। 1967 तक राज्य की राजनीति कांग्रेस के ही आसपास घूमती रही। फिर द्रविड़ आंदोलन से निकली डीएमके ने कांग्रेस को चुनौती दी। 1967 में डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और फिर कांग्रेस कभी अपने दम पर वापसी कर ही नहीं सकी। राज्य में कांग्रेस का औसत वोट शेयर जो कभी 20% से ऊपर था, हाल के वर्षों में यह महज गिरकर 4 से 5 के स्तर तक सिमट गया है। दोस्तों, आज एमके स्टालिन डीएमके के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन तमिलनाडु में अब नई चुनौती उनके सामने। अभिनेता से नेता बने विजय थलापति एक बार फिर दिल्ली पहुंच चुके हैं। टीवीके ने इतिहास रचा, वहां कोई सोच भी नहीं सकता था। डीएमके सत्ता से फिलहाल बाहर है। मौका देकर कांग्रेस ने एक झटके में उससे रिश्ता भी खत्म कर लिया। जिस कांग्रेस को डीएमके ने दशकों पहले हाशिए पर पहुंचाया था, वही कांग्रेस अब तमिलनाडु में अपने दम पर भी खड़ा होने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर बिहार भी देखा जा सकता है। बिहार कभी सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस के लिए हुआ करता था। 1980 के दशक तक उसका वोट शेयर 30% से ऊपर रहता था। कई चुनावों में कांग्रेस 34% तक वोट हासिल करती थी। फिर मंडल राजनीति आई। लालू यादव ने सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आकार दिया। जनता दल से निकले लालू ने 1997 में आरजेडी बनाई। कांग्रेस का मुस्लिम दलित पिछड़ा गठजोड़ अपने साथ ले गए। कांग्रेस बिहार में तेजी से कमजोर होती चली गई। और दोस्तों, आज तेजस्वी यादव उसी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। आरजेडी बिहार में कांग्रेस से कई गुना बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस का वोट शेयर 2020 में करीब 9.5% के आसपास ही रहा, जबकि इस विधानसभा 2025 में तो ये ग्राफ और गिर गया। जबकि कभी ये 30% से ऊपर हुआ करता था। लेकिन बिहार में बीजेपी के उभार ने आरजेडी को कहां पहुंचा दिया, अर्श से फर्श पे। इतनी सीटें भी नहीं मिली कि विपक्ष की पार्टी का दर्जा हासिल हो सके। बिहार में आरजेडी के कमजोर होने का मतलब सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि आरजेडी का बड़ा हिस्सा कभी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक से ही सामने आया था। दोस्तों, इस लिस्ट में अखिलेश यादव का भी नाम है। यूपी में कांग्रेस 1980 के दशक तक 35 से 40% वोट पाने वाली पार्टी थी। लेकिन कमंडल राजनीति के दौर में समाजवादी पार्टी और भाजपा के उभार ने कांग्रेस को लगभग खत्म ही कर दिया। कांग्रेस का वोट शेयर अब कई चुनावों में 3% के आसपास पहुंच चुका है, जबकि कभी भी वो राज्य की मुख्य शक्ति थी। समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम यादव आधार भी कांग्रेस के पुराने सामाजिक गठबंधन का हिस्सा माना जाता है। इसलिए अगर 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा कमजोर होती है या अखिलेश मनचाही कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, तो कांग्रेस सबसे पहले उसी राजनीतिक स्पेस को वापस लेने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, कभी ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जमीन पर अपना किला खड़ा कर दिया, कभी लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को अपनी ताकत बनाया, कभी डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया, तो कभी समाजवादी पार्टी ने यूपी में उसकी जगह ले ली। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सवाल ये नहीं कि ममता, तेजस्वी, स्टालिन या अखिलेश कितने मजबूत हैं। दोस्तों, सवाल ये कि अगर ये सभी दल कमजोर हो रहे हैं तो उस खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा। वैसे बार बार ये बात कही जाती है, हालांकि ये क्षेत्रीय दलों को समझ नहीं आया था, लेकिन अब जब ऑपरेशन चला बीजेपी का, तब दिमाग ठिकाने आया है कि मुख्य मुकाबला आज भी बीजेपी बनाम कांग्रेसी था और है और रहेगा। इसी छत्र छाया में चलना पड़ेगा। और तभी तो राहुल गांधी ने बड़ी बैठक 25 दलों को बुलाया, और सही मौके पर राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव दिखाई, ये पता चल रहा है। और ये बीजेपी के लिए भी ये समय आसान नहीं है। हालांकि उसने तोड़ दिया, खरीद लिया, बिखेर दिया विपक्ष को, लेकिन यहां कांग्रेस हर प्रदेश में मजबूत होगी। यानी दोस्तों, कांग्रेस को जिसे खत्म मान लिया गया था, अमित शाह साहब की आक्रामक राजनीतिक रणनीति ने अनजाने में राहुल गांधी के लिए रास्ता आसान कर दिया है। क्या विपक्ष को बिखेरने की कोशिश में कांग्रेस को फिर से विपक्ष का केंद्रीय चेहरा बनने का मौका मिल गया? और क्या आने वाले सालों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा कि जिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को कमजोर किया था, उनके कमजोर पड़ने से कांग्रेस ही सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरे? फिलहाल जवाब भविष्य के
गोद में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीति में हर चाल का असर वैसा नहीं होता जैसा शतरंज के बिसात पर दिखाई देता है। दोस्तों, कभी कभी विरोधी को घेरने के लिए चली गई चाल उसी विरोधी को सबसे बड़ा फायदा पहुंचा देती है, जो कि फिलहाल कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे, राय दीजिएगा।